ऑडियो 2.1। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी। घरों से बहुत दूर वन अरण्यकों में वे स्थापित होते थे। घर आने जाने की न स्वीकृति मिलती थी और न सुविधा होती थी। उन संस्थाओं में रहन सहन आहार विहार का ऐसा क्रम निर्धारित रहता था कि जिसमें गरीब अमीर का अंतर ना दिख पड़े। वे संस्थाएं भिक्षाटन दान दक्षिणा से चलती थीं। डाक मनी ऑर्डर प्रणाली ना होने से अभिभावक नियमित खर्च भेज नहीं पाते थे। ऐसी दशा में सभी को गुरुकुलों में मितव्ययिता का मार्ग अपनाना ही पड़ता था। छात्र सुसंपन्न परिवारों जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते थे। यही नहीं, गुरुकुल व्यवस्था संबंधी अनेक कार्य श्रम से मिलजुल कर छात्रों को ही करने पड़ते थे। उदाहरणार्थ, आश्रम की स्वच्छता, गौओं को चराना, उनकी संभाल करना, सब्जी उगाना, बागवानी, जंगल से ईंधन इकट्ठा करके लाना, भिक्षा मांग कर लाना, झोपड़ियों की मरम्मत आदि अनेक श्रम साध्य काम करने होते थे। गुरुकुल इस प्रकार असुविधाओं से भरे होते हुए भी दूर दूर क्षेत्रों के विचारशील व्यक्ति अपने बालकों को बड़ी उत्कंठा से उनमें भर्ती कराते थे। अपने बालकों को आंखों के आगे सुविधाओं के बीच रखने की स्वाभाविक इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए छाती पर पत्थर रखकर फूल से बच्चों को कष्ट साध्य जीवन में प्रसन्नता पूर्वक भेजते थे। ऐसा क्यों होता था? क्या वे अभिभावक नितांत दरिद्र या निष्ठुर थे? वास्तव में इनमें से एक भी बात नहीं थी। प्रत्यक्ष कारण यह था कि गुरुकुलों से निकलने वाले छात्र जहां कई विद्याओं के ज्ञाता होते थे, वहां उनकी प्रतिभा में शालीनता, पुरुषार्थ परायणता के चार चांद लगे होते थे। इन उपलब्धियों को देखकर न केवल अभिभावक कृतकृत्य होते थे, वरन पड़ोसी भी छात्रों को हर दृष्टि से सुसंस्कृत समुन्नत देखकर भाव विभोर हो उठते थे। उन प्रत्यक्ष उदाहरणों को देखकर अन्य अन्य लोग भी अपने बच्चे को बड़ी उत्कंठा से गुरुकुलों में भर्ती कराते थे। जिन्हें प्रवेश का अवसर मिल जाता था, वे अपना भाग्योदय हुआ अनुभव करते थे। गुरुकुलों में पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तकें थोड़ी ही होती थी। उन दिनों प्रेस नहीं थे, कागज भी कम मिलता था, इसलिए हाथ से ही पोथियां तैयार की जाती थीं। उनमें सूत्र संकेत भरे रहते थे ताकि उनके सहारे पढ़ाए गए विषय की स्मृति उभरती रहे। शिक्षा मानसिक और व्यवहारिक होती थी। अधिक समय तो व्यवहार कुशलता उभारने और उसके साथ ही आदर्शवादिता, शालीनता आदि का अभ्यास कराने का उपक्रम चलता था। अध्यापक गण इसी पक्ष को पूरा करने में अपनी अधिकांश शक्ति नियोजित करते थे। उन दिनों परीक्षा और सफलता की जांच पड़ताल इसी आधार पर होती थी कि किसने मानवीय गरिमा के अनुरूप प्रतिभा उभारने में किस सीमा तक प्रगति की। छात्र, अभिभावक, अध्यापक सभी शिक्षा की सार्थकता को इसी कसौटी पर कसते थे। यही सब कारण थे जिससे उन दिनों गुरुकुलों से निकलने वाले छात्र नर रत्न कहे जाते थे। वे अपनी चरित्र निष्ठा, प्रतिभा और लोक सेवी प्रवृत्ति में इतने खरे पाए जाते थे कि सर्वसाधारण द्वारा उन्हें सतत सम्मान और सहयोग प्राप्त होता रहे। ऐसे ही सुशिक्षित छात्रों का जिन दिनों बाहुल्य था, उन दिनों यह देश 33 करोड़ जनसंख्या वाला बृहत्तर भारत 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता था। इसलिए उन ननरत्नों की जन्मभूमि को स्वर्गादपि गरीयसी होने का, विश्व श्रद्धा से सिंचित होने का गौरव मिलता था। प्राचीन कालीन सतयुग और कुछ नहीं, गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा पद्धति का चमत्कार था। सर्वजनीन बहुमुखी पुनरुत्थान के लिए हमें उसी विद्या, उसी परिपाटी से प्रेरणा लेनी होगी। समय के साथ परिस्थितियां भी बदल गई हैं, इसलिए ठीक प्राचीन काल जैसी विधि व्यवस्था तो नहीं अपनाई जा सकती। पूरी तरह से उसी की प्रतिमूर्ति खड़ी करना संभव नहीं है, परंतु इतना तो हो ही सकता है कि उस पद्धति का स्वरूप एवं अनुशासन गंभीरता पूर्वक समझा जाए और उतने भर को वर्तमान शिक्षा क्रम में समाविष्ट कर लिया जाए। परिस्थितियां बदल जाने से उसी पद्धति को तो ज्यों का त्यों नहीं लाया जा सकता, पर वह सिद्धांत तो शाश्वत है। शिक्षा के साथ प्रतिभा निखार और सुसंस्कारिता संवर्धन का क्रम तो जोड़ा जा सकता है। इसे तो अध्यापक वर्ग द्वारा अपने ही बलबूते प्रारंभ किया और बहुत हद तक सफल बनाया जा सकता है। तीसरा पक्ष स्वावलंबन भी
शिक्षा के साथ सुसंबद्ध होना चाहिए, पर इसके लिए शिक्षा तंत्र की मनस्थिति और परिस्थिति ही कुछ कर सकेंगी। जन स्तर पर भी वैसा प्रबंध बन पड़ना संभव है। आज के अध्यापक को अपनी गरिमा और जिम्मेदारी अधिक गंभीरता से समझनी चाहिए। शिक्षा के साथ सुसंस्कारिता जोड़ने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा शिक्षा की उपेक्षा और शिक्षकों की अवज्ञा का जो माहौल चल पड़ा है वह बढ़ता ही जाएगा। अरुचि पूर्वक किसी तरह पाठ्यक्रम पूरा करा देने पर तो शिक्षक अपनी उपयोगिता और महत्ता में से एक भी बनाए ना रह सकेंगे। इसलिए विद्यार्थियों की उन्नति और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की दोनों दृष्टियों से शिक्षक वर्ग को ये नया क्रम अपनाना ही होगा। शिक्षा ही नहीं, दीक्षा भी। गिराना सरल है, उठाना कठिन। एक माचिस की तीली एक छप्पर से आगे बढ़कर पूरे गांव को सुहा कर सकती है, पर उतना बड़ा साधन संपन्न गांव जो का त्यों खड़ा करने में असाधारण रूप से समय, साधन और श्रम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। छत पर खड़े व्यक्ति को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिराया जा सकता है, उसे हाथ पैर टूटने जैसा आघात लगाया जा सकता है, किंतु कुएं का पानी नीचे से ऊपर लाने के लिए रस्सी बाल्टी ही काफी नहीं, तद अनुरूप शक्ति नियोजित करने की भी आवश्यकता पड़ती है। वातावरण में अस्वच्छता फैलाना हो तो बिना जड़ की अमर बेल की तरह भी समूचे पेड़ को आच्छादित किया जा सकता है। काई और जलकुंभी देखते देखते सारे जलाशय पर छा जाती है, परंतु उपयोगी कृषि करने के लिए तो भूमि को उर्वर बनाने, बढ़िया बीज डालने, खाद पानी, रखवाली जैसे अनेक प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ती है। यही बात मनुष्य में सत्प्रवृत्तियां उभारने के संबंध में भी लागू होती है। उसे अपनाने में नाविक जैसा साहस, कौशल एवं पराक्रम चाहिए, तभी स्वयं नदी पार करना और अन्यों को पार उतारना संभव होता है। शिक्षक यह देखने में सामान्य वेतन पाने वाले और निर्धारित पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ बतलाते रहने वाले श्रमिक भर प्रतीत होते हैं, पर गंभीरता पूर्वक देखा जाए तो उनकी उपयोगिता, आवश्यकता एवं गरिमा असाधारण प्रतीत होती है। उनके ऊपर लदी जिम्मेदारियां इतनी भारी प्रतीत होती हैं, जिनको उठाने, इधर उधर ले जाने के लिए क्रेनों की आवश्यकता पड़ती है। यह शिक्षकों का मोटा काम पाठ्यक्रम पूरा करा देना, छात्रों को उपदेश परामर्श भर देना प्रतीत होता है। बात इतने भर से बनती नहीं है। पढ़ाई पूरी करने में सहायता देने वाले तो अब अनेक मार्ग निकल आए हैं। भविष्य में और भी ऐसी सरलताएं, सुविधाएं आविष्कृत हो सकती हैं जो छात्रों को पाठ पढ़ा देने वाले कार्य का स्थान ले लें। तब हो सकता है कि ऐसी स्थिति में नियुक्त अध्यापकों को ज्यों त्यों करके अपना समय गुजारना पड़े या आवश्यकता घट जाने पर कोई दूसरा काम तलाशना पड़े। कम उपयोगी वस्तुओं और व्यक्तियों का भार किसी हद तक कुछ समय तक वहन भर कर लिया जाता है। उन्हें अनिवार्य स्तर की आवश्यकता मानकर सिर माथे पर बिठाने जैसा सम्मान और महत्व नहीं दिया जा सकता। तिरस्कृत उपेक्षित अध्यापक को वैसी प्रसन्नता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती जैसी गुरुकुल युग में होती रही और भविष्य में भी होनी चाहिए। अध्यापक गौरवान्वित हों, उनका उच्च स्तरीय मूल्यांकन किया जाए, अभिभावक उनके प्रति कृतज्ञ रहें, छात्र बड़े अधिकारी या व्यापारी बन जाने पर भी उनके चरणों की धूलि मस्तक पर रखते रहें। यह तभी संभव है जब अध्यापक व्यक्तित्वों में प्रतिभा और सुसंस्कारिता उभारने की बड़ी चढ़ी जिम्मेदारी वहन करें। भले ही यह कार्य वर्तमान शिक्षा पद्धति का अंग ना माना जाता हो, भले ही इसकी अनिवार्यता उनकी वेतन की शर्तों में शामिल ना हो, भले ही कानूनी ढंग से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य ना किया जा सकता हो, तो भी उनके पद की गौरव गरिमा इस बात के लिए विवश करती है कि वे अपने छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अभिभावकों जितना ही रस ले। अभिभावक शिक्षण कला में प्रवीण नहीं होते, सुसंस्कारिता का महत्व उन्होंने नहीं समझा और इसके लिए कोई दिशा धारा भी उन्हें ज्ञात नहीं होती। ऐसी दशा में अनजान होने के कारण अभिभावकों को तो क्षमा भी किया जा सकता है, पर अध्यापक इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वे यह कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने भर का वेतन मिलता है। प्रश्न,
मानवीय मूल्यों के संरक्षण और अभिवर्धन का है। वह स्वभावतः उन्हें ही हल करना होगा जिन्हें उसके लिए अवसर प्राप्त है। इच्छा या अनिच्छा से उन्हें ही लोक कल्याण की व्यापक दृष्टि से सोचना पड़ेगा और उसका हल निकालना पड़ेगा। सामने आ खड़ी हुई जिम्मेदारी को स्वयं ही वहन करना होगा, क्योंकि इसका विकल्प है ही नहीं। यह कार्य किसी अन्य विभाग से नहीं कराया जा सकता, इसे नौकरों से नहीं कराया जा सकता। ना वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, व्यवसायी ही इसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनका गीली मिट्टी की तरह कच्ची उम्र के विकास के लिए उपयुक्त मनोभूमि वाले छात्र वर्ग के साथ निकट का संपर्क ही नहीं बन पाता। बिना संपर्क बने कोई किसी के व्यक्तित्व परिष्कार के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। केवल अध्यापक ही ऐसा वर्ग है जो नई पीढ़ी को न केवल शिक्षित साक्षर बनाता है, वरन अपनी शिक्षित स्थिति के कारण उन्हें सुसंस्कृत भी बना सकता है। किसान ही कृषि कर सकते हैं, जुलाहे नहीं, क्योंकि कार्य करने के लिए विषय की प्रवीणता भी चाहिए और अवसर भी। अन्य वर्ग कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उन्हें वह अवसर प्राप्त नहीं कि व्यक्तित्व के विकास की सही आयु वाले छात्र उनके संपर्क में लगातार बने रहें। यह कार्य धर्म उपदेशक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे थोड़ी देर घटाटोप की तरह बरसकर हवा के साथ उड़ जाते हैं। सिंचाई के लिए तो पौधे के अनुसार समय समय पर रिमझिम बरसने वाले बादल चाहिए। धर्म उपदेशक, नेता आदि उत्तेजना पैदा करके बाढ़ जैसा उभार ला सकते हैं, पर वे छात्रों को सुविकसित बनाने वाला वह काम नहीं कर सकते जो उनके साथ लंबे समय तक रहने वाले श्रद्धासिक्त अध्यापक कर सकते हैं। इसलिए भावी पीढ़ी को व्यक्तित्व संपन्न, प्रतिभावान, प्रामाणिक एवं प्रखरता संपन्न बनाने की आशा अपेक्षा अन्य किसी वर्ग से नहीं की जा सकती। महामारी फैलने पर उससे संबंधित विशेषज्ञों और कुशल चिकित्सकों की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। जिनके प्राणों पर बीत रही है, ऐसे रोगी तथा उस परिवार के रोते कलपते सदस्य अपनी सारी आशाओं का केंद्र चिकित्सक को मानते हैं। उसे भगवान समझ सकते हैं, जो उनके अंधकारमय भविष्य और संत्रस्त वर्तमान को हटा सकने में समर्थ समझा जाता है। उसके साथ पीड़ित पक्ष की भाव संवेदना, आशा, अपेक्षा पूरी तरह जुड़ जाती हैं। वे सोचते हैं कि यदि चिकित्सक पूरा ध्यान दे तो उस पीड़ित परिवार की जीवन नौका पार लग सकती है। जिनका समय ही आ गया है, उन्हें छोड़कर अधिकांश को बचा लेने का श्रेय अनुभवी चिकित्सक प्राप्त कर सकता है। इसके बदले निर्धारित फीस के अतिरिक्त जन्म भर याद रहने वाली कृतज्ञता, सद्भावना उन्हें चिरकाल तक मिलती रहती है। अध्यापक भी ऐसे ही चिकित्सक हैं जो अनगढ़ टूटे व्यक्तित्वों को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने में सहज सफल हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि बीमारी की भयंकरता महामारी के हाहाकार की त्राही त्राही मची होने पर भी चिकित्सक उपेक्षा बरतें, समय रहते हुए भी चिकित्सा में प्रमाद बरतें और मौज मस्ती को प्रधानता दें, तो वह व्यवहार हर किसी की दृष्टि में अखरेगा। उससे रोगियों को तो हानि उठानी ही पड़ेगी, चिकित्सक भी निंदा तिरस्कार का भाजन बनेगा। उसे अपयश भी मिलेगा और वह आत्मसंतोष का लाभ भी नहीं पा सकेगा। इस कारण भविष्य में उसे जन सहयोग भी नहीं मिलेगा। स्वार्थी प्रमादी को प्रतिष्ठा कहाँ मिलती है? उसका सहायक कौन बनता है? उसके लिए प्रशंसा के शब्द किसके मुंह से निकलते हैं? यही बात अध्यापकों के ऊपर भी ज्यों की त्यों लागू होती है। उदीयमान पीढ़ी के बारे में उगती है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। अगले दिनों छात्रों को देश की बागडोर संभालनी है, समाज की सुव्यवस्था बनानी है, प्रगति की योजनाएं साकार करके दिखानी है। यदि उनका व्यक्तित्व उच्च स्तरीय नहीं हुआ तो उन्नत भविष्य की आशा पर तुषारापात हो जाएगा। चरित्रहीन व्यक्ति कितने ही क्रियाकुशल क्यों ना हो, घटिया स्तर की मनोभूमि के रहते समग्र उत्थान का कार्य पूरा ना कर सकेंगे। वे अपनी कृतियों में छिद्र रखेंगे और उन्हीं में होकर उत्कर्ष की आशा का सार तत्व बहा देने का दोष लगता दिखाई देगा। ऐसी दशा में किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण कार्य बन नहीं पड़ेगा। ज्यों त्यों करके लोग दिन गुजारते रहे, प्रगति के वातावरण आधार खड़े ना हो सके, तो बदलते समय की बढ़ती मांगों को कैसे पूरा किया जा सकेगा? उसकी पूर्ति का दायित्व कौन वहन करेगा?